नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, इजराइल में जजों की नियुक्ति का अधिकार इजराइल की सरकार छीनने पे आमादा है। वहाँ की जनता सड़क पे आ गई। इजराइल की सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। वहीं पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के अधिकार को कम करने की कोशिश की गई। वहाँ की जनता सड़क पर आ गई। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बीजेपी का कैबिनेट मंत्री सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या कह रहा है? कह रहा है आप देशद्रोहियों के लिए काम करते हैं, हद में आ जाइए, कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे हिंदुस्तान में चूं तक नहीं होता। कोई समझ ही नहीं पाता कि कैसे सरकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को, जो एक स्वतंत्र निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, जो सरकार को संविधान का पाठ पढ़ाती है, उसको सरकार कैसे अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इन दिनों कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले हुए, इसकी एक जानकारी आपको दे दें। आज की बात है, गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। और जुर्माना किस बात का लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से यह जानकारी मांगी थी कि हमारे प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी यह जानकारी देने को तैयार नहीं थी। फिर अरविंद केजरीवाल मुख्य सूचना आयुक्त के पास जाते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त गुजरात यूनिवर्सिटी को कहता है आप जानकारी प्रधानमंत्री की क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो कितने पढ़े हैं, डिग्री कहाँ से हासिल है, कब हासिल है। गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात हाई कोर्ट पहुंचती है, कहती है ये जानकारी हम नहीं दे सकते। मुख्य सूचना आयुक्त के फैसले को चुनौती देती है। और आज गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी का फैसला ठीक है, वो कोई जानकारी नहीं देगा। और जानकारी मांगने वाले पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया गया। 4 सप्ताह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पैसे जमा करने हैं गुजरात हाई कोर्ट को। उनकी याचिका गलत है। देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वो संवैधानिक और सार्वजनिक व्यक्ति होता है। वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। और इसलिए होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री अपने शपथ पत्र में जो जानकारी देते हैं वो ये जानकारी देते हैं उनका जन्म 1950 यानी आज़ादी के बाद हुआ है। 17 साल की उम्र में वो मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। 28 साल की उम्र में वो ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब बीए करते हैं। हम लोग अमूमन 5 साल में करते हैं। और एमए वो लगभग 1983 में करते हैं। मतलब मैट्रिक की परीक्षा पास करने के 16 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री एमए गुजरात यूनिवर्सिटी से करते हैं, बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी जानकारी देने को तैयार नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को कितने मार्क्स आए थे, हमारे प्रधानमंत्री ने क्लास किया था कि नहीं किया था, और जो जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री वो सही है या नहीं। अब आप समझ लीजिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि कैबिनेट मिनिस्टर जब कहता है सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि आप देशद्रोहियों के हाथ काम कर रहे हैं, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाई कोर्ट का कौन जज कीमत चुकाने को तैयार होगा? दूसरा फैसला, मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। इसकी आप जांच कीजिए। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको बुलाकर सम्मान कीजिए। तीसरा फैसला केरला का है। केरला के चीफ मिनिस्टर को, ये भी फैसला आज का ही है, आपदा राहत कोष में गड़बड़ी की वजह से सम्मन भेजा गया है केरला के चीफ मिनिस्टर पनियाड़ी विजयन को। अब आप समझ रहे हैं कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने जो कहा उसका असर कैसे होता है न्यायपालिका में। ये असर है। खैर, इससे आप आगे हम बढ़े। दरअसल 18 मार्च 2023 को एक चैनल है भारत का, इंडिया टुडे, उसके समारोह में कानून मंत्री किरण रिजिजू पहुंचते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वो कहते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की कुछ रिटायर्ड जज हैं जो भारत विरोधी काम कर रहे हैं।
आप समझिए, जो जज हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे वो रिटायर कर गए तो भारत विरोधी काम करने लगे। पद पे रहते हुए उन्होंने भारत विरोधी काम नहीं किए। पद से बाहर जाकर जब वो रिटायर कर गए तब वो भारत विरोधी काम कर रहे हैं और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका जबरदस्त विरोध हुआ और विरोध में सुप्रीम कोर्ट के 300 सीनियर वकीलों ने लेटर लिखा है मुख्य न्यायाधीश को। इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूदा जज हैं, 32 जज हैं, क्या ये फैसले अब लिख पाएंगे? खुद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कहते हैं कि हमारे पास सारे मुकदमे वो आ रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार पे ही आरोप है, उसी को जवाब देना है। कौन जज होगा जिसकी हिम्मत करेगी लिखने की? आपको पता है महाराष्ट्र में एक जज थे जस्टिस लोया, वो अमित शाह, आज के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका केस देख रहे थे। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर का केस देख रहे थे। उनकी मौत का आज तक पता नहीं चला मौत की सच्चाई क्या थी। हालांकि उस पर फैसला सुनाने वाले उस वक्त महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में जो जज थे BR गवई, उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया। ये मेरा आरोप नहीं है, मतलब एक संदर्भ मैं बता रहा हूँ। वो जस्टिस BR गवई आजकल सुप्रीम कोर्ट में है, जिन्होंने कहा था जस्टिस लोया की मौत स्वाभाविक हुई है, इसकी जांच की कोई बात ही नहीं है। तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ उस बेंच में थे, वो खामोश हो गए थे। तो क्या कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं, क्या वो जजों को खामोश करना चाहते हैं? और खासकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को। आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल होने पर रिटायर कर जाएंगे और जब रिटायर करेंगे तो सत्ता उनके साथ क्या सलूक करेगी? कहने का क्या मतलब है कि कीमत चुकानी पड़ेगी। ये हमारे और भविष्य के लिए गंभीर खतरे का संकेत भी दे रहा है। जैसे इजराइल में आप देख लीजिए, इन दिनों आंदोलन चल रहा है। इजराइल की जनता तेल अवीव की सड़कों पे उतरी कि आप न्यायपालिका के साथ सरकार खिलवाड़ नहीं कर सकती है, जजों को अब की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में नहीं ले सकती है। इजराइल की सरकार ने जो बिल लाया कि इससे न्यायिक सुधार होगा, उसमें और उस बिल में ये भी लिखा गया कि राष्ट्र को बाहर के खतरों से बचाना है। कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे संसद में भी ऐसा बिल आ जाए कि ये बिल हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि बात क्या हो रही है, देशद्रोही जज देशद्रोही है। इसका मतलब हमारी न्यायपालिका में जो जज हैं वो देश से बाहर कुछ लोगों से मिले होंगे, देश को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है हमारी संसद में भी ऐसा ही कोई कानून आए। भारत विरोधी, देश विरोधी ताकतों से बचाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और इसकी चर्चा तो चल ही रही है। और फिर उसमें इजराइल के तर्ज पे इजराइल में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होंगे उसको मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होगी। कई कानून हमारे यहाँ संविधान लिखित है, इजराइल में संविधान लिखित नहीं है। बहुत ऐसे मुल्क हैं जहाँ की न्यायपालिका का कोई संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। हमारी न्यायपालिका का एक संवैधानिक दस्तावेज है। उसमें ये कहा गया है हमारे संविधान में न्यायपालिका के बारे में कि जब जब सरकारें संविधान से बाहर जाएंगी, दायरे को क्रॉस करेंगी, हमारी न्यायपालिका संविधान की रक्षा करेगी, चाहे वो मौलिक अधिकार के तौर पे हो, केंद्र राज्य संबंध के तौर पे हो, या एक आम आदमी के लिए भी हमारी न्यायपालिका इंसाफ को तय करेगी। लेकिन जब ऐसे धमकी आएंगे तो आपको हमको न्याय मिलेगा? आज ही देख लीजिए गुजरात हाई कोर्ट ने क्या किया। एक चीफ मिनिस्टर अपने प्रधानमंत्री की पढ़ाई लिखाई की डिग्री की जानकारी मांग रहा है, पढ़ाई लिखाई की जानकारी मांग रहा है, और हाई कोर्ट क्या कर रहा है, उस चीफ मिनिस्टर पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा रहा है। ये क्यों जानकारी आप मांग रहे हैं? मतलब सवाल पूछना खतरनाक है। जो कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं वो यही तो कह रहे हैं, क्योंकि जिन जजों के बारे में उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा उनका यही था, जस्टिस मदन लोकुर, वो आपको हर सेमिनार में मिल जाएंगे जहाँ
वो बताते रहते हैं कि सरकार यहाँ गलत है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ गलत है। बहुत ऐसे जज हैं, कुरियन जोसेफ, एपी शाह, जो मुखर होकर बोलते हैं, सवाल पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा मंत्री के बयान अपमानजनक है। राज्य की नीतियों पर सवाल उठाने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत विरोधी तत्वों के रूप में लेबल करना न केवल अवधारणाओं की त्रुटिपूर्ण समझ का मामला है, बल्कि नागरिकों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आपको पता है कि दिल्ली में इन दिनों सेमिनार आप नहीं कर सकते। आपको दिल्ली में सेमिनार करने के लिए दिल्ली पुलिस से को बताना पड़ेगा कि सेमिनार का मकसद क्या है, सेमिनार में कौन लोग आ रहे हैं। हमारे दायरे सिमटते जा रहे हैं, हमारे यहाँ चू तक नहीं होती। केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया, पब्लिक में सार्वजनिक तौर पे बयान दिया, चू तक नहीं हुई। हमारा मुल्क वाकई में सोया हुआ है। क्या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, जो रिटायर कर चुके, क्या उनको आर्टिकल 19 का अधिकार नहीं है? उन्हें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? जब वे पाते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, यहाँ तक न्यायपालिका भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही है, तो बोलना उनका कर्तव्य हो जाता है। राज्य पर सवाल उठाना राष्ट्र विरोधी होने का मामला नहीं है, यह संबंधित देशभक्त होने का मामला है। मतलब जब मैंने शुरू में कहा था कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहा, रिटायर्ड जजों को, कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है? मतलब एक पार्टी ही देश है, एक पार्टी ही न्यायपालिका, एक पार्टी ही जज है, एक पार्टी ही प्राइम मिनिस्टर है। जब पार्टी ही प्राइम मिनिस्टर हो जाए, जब पार्टी ही देश हो जाए, इसका मतलब साफ है कि मंत्री देश का नहीं है, प्रधानमंत्री देश का नहीं है, वो एक पार्टी का। इसीलिए मैंने कहा था कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री ने धमकी दी और उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर की डिग्री की जानकारी मांगिए। प्रधानमंत्री की सैलरी हमारे आपके टैक्स के पैसे से जाती है और वो संवैधानिक पद है। उनकी डिग्री को गोपनीय रखने का क्या मतलब? हालांकि इस मामले में सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, बीजेपी के कई मंत्री और सांसदों का आप आंकड़ा तलाशिएगा तो पैदा होते हो 10 साल में मैट्रिक भी कर लेते हैं। बीजेपी के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, वो जिस दिन पैदा हुए उसके 10वें साल वो मैट्रिक पास कर लिए। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से उनके पास डिग्रियां हैं। अब आने वाले दिनों में इसका असर क्या क्या होगा? जो मौलिक अधिकार के विषय हैं, जो हमारे आपके मुद्दे हैं, उस पर अगर सेमिनार होता है, कोई भी जज शिरकत नहीं करेगा। आपने देखा कि राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया गया, सजा दे दी गई। जिस जज ने दिया उसका प्रमोशन मात्र 1 महीने पहले हुआ था। और धमकी देने का मतलब भी साफ है सर। अक्सर बहुत बार सियासत क्या करती है कि वो टेस्ट लेती है, लिटमस टेस्ट लेती है, रिएक्शन क्या होता है। केंद्रीय मंत्री ने, जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया, वो दरअसल एक रिएक्शन देखना चाह रहे थे कि क्या जनता पे इसका असर होता है कि नहीं, जनता हमारे खिलाफ जाती है या नहीं। जनता नहीं गई, कोई सड़क पे इस मुद्दे को लेके नहीं आया। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में हमारी न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो रहा है। जब आप सोचिए कि रिटायर्ड जजों की यह दुर्दशा हो रही है, रिटायर्ड जजों को कीमत चुकाने की बात कही जा रही है। आने वाले वक्त में आपको कोई बड़ी बात नहीं कि रिटायर्ड जजों के घर पर ईडी दस्तक देगी, सीबीआई दस्तक देगी, इनकम टैक्स दस्तक देगी। ये कुछ वक्त की बात है। तो समझ लीजिए कि जब रिटायर्ड जजों की यह हालत है, तो यह सोचकर हमें और आपका दिल कांप जाना चाहिए कि जो बेकरी का काम करता है, जो कपड़ा सिलने का काम करता है, जो मोमबत्ती बनाने का काम करता है, वो उसकी क्या हालत होगी। उसके लिए तो दरवाजे बंद हो गए न्यायपालिका के। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने संबोधन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमानत मिलने के बावजूद भारत की जेलों में विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया था कि जेलों में इतने अंडर ट्रायल्स बंद हैं जिनके बारे में भी कोई फैसला नहीं हुआ है।
तो क्या हमें जेलों को बंद कर देना चाहिए या जेलों की संख्या बढ़ानी चाहिए? राष्ट्रपति ने उन विचाराधीन कैदियों से मिलने के अपने अनुभव के बारे में बताया था कि वह उड़ीसा में विधानसभा की सदस्य थी, झारखंड में वो राज्यपाल रही। यह एक ऐसा भाषण था जिस पे न्यायपालिका ने रुख किया, जिस पे खुद चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उसको राष्ट्रपति के इस भाषण को अपने संज्ञान में लिया। हिंदुस्तान में जितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट को आदेश दिया कि क्या ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि विचाराधीन कैदी जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। और आज ही मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने लोअर कोर्ट जो निचली अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनको आदेश दिया है कि आप जमानत की शर्त को कठोर नहीं बनाइए। जमानत आम आदमी का अधिकार है, उसको जितना कठोर बनाएंगे हमारी जेल बढ़ती जाएगी, अव्यवस्था फैलेगी। और जमानत हर व्यक्ति का हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 का हिस्सा है, उसका अंग है। आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 21 के अंदर एक इंसान की अपनी डिग्निटी, मतलब अपना सम्मान, अपनी इज्जत की घोषणा है उसमें कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो जेल के बाहर हो या जेल के अंदर, उसकी अपनी एक इज्जत है, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, डिग्निटी है, उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। जमानत उसी श्रेणी में आता है कि किसी को जमानत मिलती है तो उसी श्रेणी में उस व्यक्ति को देखा जाता है कि इसकी अपनी एक मौलिक आज़ादी है। आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालतों को आदेश दिया है। लगभग 300 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर कहा कि रिटायर्ड जजों को धमकी देकर कानून मंत्री स्पष्ट रूप से हर नागरिक को संदेश दे रहे हैं, विरोध के किसी भी स्वर को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले वक्त में हमारे सामने गंभीर चुनौतियां होंगी, खासकर नागरिकों के मौलिक आज़ादी को लेकर, हमारे और आपके सवाल पूछने की आज़ादी को लेकर, बोलने की आज़ादी को लेकर, सोचने की आज़ादी को लेकर। जिस दिन आप सोचना शुरू कर देते हैं, मौजूदा सत्ता उसी सोच को देशद्रोह के दायरे में देखती है। आप सोचना शुरू कीजिए, आप आतंकवादी बन जाएंगे, देशद्रोही बन जाएंगे, मौजूदा सत्ता को जो सूट करेगा नक्सल बन जाएंगे, अर्बन नक्सल बन जाएंगे, पाकिस्तानी बन जाएंगे, ISI के एजेंट बन जाएंगे, क्योंकि आपने सोचना शुरू कर दिया, आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया। वकीलों ने केंद्रीय मंत्री को याद भी दिलाया कि आप एक संसद सदस्य के रूप में भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा बनाए रखने की शपथ ली है, और कानून और न्याय मंत्री के रूप में न्याय प्रणाली, न्यायपालिका और न्यायाधीश, अतीत और वर्तमान दोनों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। यह जो आप कह रहे हैं, यह आपके कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। असहमति का अधिकार हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, और यही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।